गलीज किस्म के इल्जामात लगाए कि सुनहरा महम पे दिखाया गया कि इससे गंदी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। तो बस तग़फ़िरुल्लाह और लानत है उन लोगों पे जो इस तरह के काम करते हैं और लानत है जो इस तरह के कामों को सपोर्ट करते हैं। आपको किसने इख्तियार दिया कि आप सुनहरा महम पर इल्जामात लगाएं और कहें कि आपने इस केस को कवर नहीं करना? परी और ज़हीर का केस है, इसमें जानबूझ के मेरे ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं कि मुझे मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। जब मैंने परी से रब्ता किया तो परी ने साफ कहा कि मुझे इस शख्स के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ये एक ब्लैकमेलर है। 7 तारीख को वो इकरार ने ये धमकी दी। 11 तारीख को उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने लोगों से ये कहा कि वो एक गैंग है और उसने इस लड़की को अगवा किया जिसमें फरोशी के अड्डे पे उसको बेचा जाना था। इकरार ने मुझे वहाँ पर रिटन मैसेज किया कि पहले तो ये ज़हीर फंसा नहीं था लेकिन अब मैं इसको फंसाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ एक बहुत ही अहम रुकन गैंग की मौजूद हैं जिनका नाम है सुनहरा महम और यूट्यूबर भी हैं, एंकर भी हैं और यूट्यूबर और एंकर बनने से पहले ये एक्टर भी रही हैं और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं। लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं था। एज अ जर्नलिस्ट जब काम स्टार्ट किया तो इन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ करना स्टार्ट किए, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ निकालना स्टार्ट की। तो बहुत से लोगों ने इल्ज़ामात दिए कि इस खतून ने सबसे पहले परी का और ज़हीर का इंटरव्यू किस तरह से किया। ये सवालात तो इन्हीं से कर लेंगे कि क्यों आप तक पहुंची परी और क्यों ज़हीर ही ने ये समझा कि आपको इंटरव्यू देना है। और भी बहुत से इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं, वो इल्ज़ामात इन पर ही क्यों लगाए जाते हैं, बाकी यूट्यूबर्स और बाकी एंकर्स पर क्यों नहीं लगाए जाते। इकरारुल हसन साहब ने बहुत संगीन इल्ज़ामात इन पर लगाए और उस हवाले से भी सवालात करेंगे इनसे। सुनहरा, मुझे बताइएगा कि आप एक गैंग का हिस्सा हैं? मैं अगर गैंग का हिस्सा हूँ तो आप उसी गैंग के सरगना भी हुए, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है, हमने हक और सच की आवाज़ बुलंद की और आप लोगों को भी शाबाश है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो थे वो हक़ाइक़ की तरफ जब आने लगते थे तो प्रेशर के बाद वो वापस अपना रुख मोड़ लेते थे। तो बहुत कम लोग हैं जो आप लोगों की तरह काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले दिन से सबको बताया था कि जनाब इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है। हमने बताया था कि लड़की माइनर नहीं है, हमने बताया था कि लड़की अगवा नहीं हुई और हमने बताया था कि लड़की की सिंपल लव मैरिज है। और आपने देख लिया कि जो चालान भी पेश होने जा रहा है और आपने देखा है कि आर्टिकल 375 भी उन्होंने निकाला। आपको कैसे मालूम हुआ कि लड़की माइनर नहीं? अगर लड़की माइनर होती तो आज तक किसी भी कोर्ट का जजमेंट मुझे दिखाएं जहाँ पे किसी कोर्ट ने आज तक उसको माइनर कहा हो। मैं रिमार्क्स की बात नहीं करी, कोई फैसले की बात। और सबसे बड़ा इसका सबूत ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को अपने शौहर के साथ जाके रहने की इजाज़त दी थी। पहले जब वो 20 दिन के लिए इकट्ठे रह रहे थे उसी वक्त मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो कोर्ट्स ने उनको मियाँ बीवी तस्लीम किया था, वो माइनर नहीं थी। तो तभी उसके बाद ही उनको फैसला उनके हक़ में हुआ था ना। बहुत से लोगों ने ये इल्ज़ामात भी दिए थे कि आप भी उन्हीं ख़वातीन में शामिल हैं जो जिस्म फरोशी का कारोबार करवाती हैं। मैं आपके घर में दाखिल हुआ तो यहाँ पे एक काम वाली थी और एक आप थी और आपके खामन जॉब पर हैं, तो मुझे वो कारोबार नज़र क्यों नहीं आया? कहीं छुपा के करती हैं? तो बस तग़फ़िरुल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन और लानत है उन लोगों पे जो इस तरह के काम करते हैं और लानत है जो इस तरह के कामों को सपोर्ट करते हैं। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से हूँ और मैं कोई इस तरह की बंदी नहीं हूँ। मेरी तो पूरी रूट्स हैं, मेरी एक फ़ैमिली है, मेरा एक बैकग्राउंड है। हमारी फ़ैमिली के जो लोग हैं वो आधे से ज़्यादा आर्मी के हैं और हमारी जो फ़ैमिली के लोग हैं वो गाज़ी हैं, ठीक है? हमारी फ़ैमिली में शुहदा हैं, गाज़ी हैं। तो ऊपर से मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इस फील्ड से नहीं है। मैं एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव हैं जहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं। हम लोग जो हैं वो माइग्रेटेड भी नहीं है, हम लोग शुरू से ही पाकिस्तान की लैंड में ही हमारे गांव आते हैं जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। और जो है ना, जो इस तरह की बातें करते हैं वो ऑब्वियसली जानते तो हैं नहीं, तो वो इस तरह की बकवासियात इसलिए करते हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से व्यूज़ चाहिए। ज़ाहिर बात है अगर वो बताएंगे कि सुनहरा एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से है तो उनको व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो लोगों को पता है जब वो सनसनी फैलाएंगे, जब वो झूठ बोलेंगे, जब वो करेंगे, इसको कहते हैं ना जिसमें की शदीद कमी होती है,
तो फिर लोग उनको सुनते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि शायद ऐसा ही होगा कि जो लड़की। बहुत से लोगों ने आप पे इल्ज़ामात लगाए कि आपके वालिद साहब एक गार्ड हैं और इतने बड़े महल जैसे घर में आप रह रही हैं, उस गार्ड ने कितनी करप्शन की होगी? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारे ज़ाती 4 घर हैं और हमारी अपनी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक बैकग्राउंड है, और इसकी रीज़न ये भी नहीं है क्योंकि आर्मियंस जो होते हैं ना मोस्टली उनकी सैलरीज इतनी नहीं होती हैं कि वो इतनी प्रॉपर्टीज़ बना सकें। हम लोग जद्दी पुश्ती, आप लोगों ने ठाकुर का लफ्ज़ सुना होगा क्योंकि हम लोग राजपूत सुलहरी हैं, तो जो लोग जानते हैं हमारी कास्ट को उनको पता होगा कि हमारी क्या वर्थ है, हम कौन लोग हैं। तो मुझे तो हैरत होती है, जैसे कि आपने बोला कि गार्ड की इतनी लग्जूरियस लाइफ नहीं होती है, ना गार्ड इस तरह के घरों में रहते हैं, ना गार्ड्स के पास इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तो अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती गार्ड की बेटी होना कोई बुरी बात है, मैं गार्ड की बेटी होती मुझे उस पर और ज़्यादा फ़ख्र होता। मैं किसी काम करने वाले की बेटी होती मुझे और ज़्यादा फ़ख्र होता अपनी स्ट्रगल पे, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रगल से आगे आई हूँ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो परी और ज़हीर का केस है, इसमें जानबूझ के मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि मुझे मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे कौन से आपने काम किए थे कि अब आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आपने शादियां 2-3 की हुई हैं और आपने गलतकारी में काफ़ी बहुत आगे आगे रही हैं? कौन से ऐसे काम किए हैं? एक गंदा मैलखोरा शख्स था जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया और उसने कहा कि जी मैंने अल्लाह माफ़ करे 4 शादियां की हैं। और पता नहीं मुझे 4 शादियां करने का टाइम कब मिला, क्योंकि जब मैं सबसे पहले आई थी, जो मेरा पहला प्रोग्राम था जिस चैनल पे, और उस चैनल के तमाम लोग अब भी गवाही देने। आपने वो उनको दबे लफ्ज़ों में ज़रा उनका जिक्र किया, तो मैं वाज़ेह कर दूं, ये का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत वाज़ेह आपको ये इंटरव्यू दिखाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए ज़ुनैरा महम पे, और दिखाया गया कि इससे गंदी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसने परी और ज़हीर का सबसे पहले इंटरव्यू कर लिया था। तो इसलिए अगर हम इस पर इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे तो बच्ची को माइनर साबित नहीं कर पाएंगे, बच्ची को अच्छा साबित नहीं कर पाएंगे, बच्ची को अपने माँ बाप से नहीं मिलवा पाएंगे। जबकि बच्ची ने बारहा कहा था कि मैं खुद घर छोड़कर आई हूं और ज़ुनैरा को मैं खुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंटरव्यू देना चाहती हूं। उस बच्ची ने खुद ये इजहार किया था। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने भी उससे ये सवाल किया था, तो उसने कहा कि मैंने खुद ज़ुनैरा के बहुत से ऐसे व्लॉग्स देखे थे जिसमें उन्होंने हमारे केस को डिस्कस किया और पॉजिटिव डिस्कस किया था। ये वजह थी कि मैंने चाहा कि मैं ज़ुनैरा को सबसे पहले इंटरव्यू दूं। अब बताइएगा। अच्छा, नाम आपने लिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं किसी को इतना समझती नहीं हूँ कि उसकी वर्थ हो कि मैं किसी का नाम लूँ, तो मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहती। वर्थ नहीं है उनकी, बिल्कुल वर्थ नहीं है। मेरी आज मुलाकात होगी, मुझे पता चल गया कि वर्थ कितनी होगी। तो आप थोड़ा अहवाल बताएं कि क्या देखा आपने, आप लोग भी वहाँ थे। जब मैं FIA के ऑफिस में दाखिल हुआ तो मुझे सामने एक वकील साहब बैठे हुए दिखाई दिए, बहुत ही शरीफ दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस शख्स के वकील हो सकते हैं। और जब मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला जहाँ पे ज़ुनैरा महम और वो जनाब बैठे हुए थे, तो उनकी छतरोल हो रही थी। और ये मैं बहुत वाज़ेह बताऊंगा कि उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मैं इस कुड़ी नूं के खिलाफ गल नहीं करन दवांगा, मैं इस कुड़ी नूं के खिलाफ गल नहीं करन दवांगा, मैं इस लड़की को बात नहीं करने दूंगा उस केस के हवाले से। जबकि सभी को इजाज़त है, जिसके पास सहाफ़त की डिग्री हो या वो सहाफ़त कर रहा हो, उसको इजाज़त होती है कि वो केस को कवर करे और एक्सक्लूसिव चीज़ें निकाल कर ऑडियंस के सामने लेकर आए। लेकिन ये कौन से जनाब पैदा हो चुके हैं जो हमें रोकने पे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ बच्ची का जिक्र और उसके माँ बाप का जिक्र नहीं करना, आप जो मर्जी करते रहें, आपने इस केस को कवर नहीं करना। ये जनाब कब, कहाँ, कैसे पैदा हुए, अगर आप इनके चैनल को विज़िट करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ुनैरा महम के थंबनेल्स मिलेंगे, ना बच्ची के केस के हवाले से कोई खबर मिलेगी, ना ही कोई और स्टोरी आपको मिलेगी। यहाँ मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल और कानों से सुने हुए अल्फाज बताऊंगा कि वो शख्स बारहा कह रहा था कि मैंने इस लड़की को ये अल्फाज बोलने नहीं देने, इस केस को कवर करने नहीं देना। तो जो इंस्पेक्टर सामने बैठी हुई थी और बैठे हुए थे जनाब, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले, आपके पास कौन से इख्तियारात ऐसे हैं कि आप इस एंकर को रोकें और कहें कि आपने इस केस को कवर नहीं करना, जबकि लड़की के वालिदैन जिंदा हैं और
उस लड़की के वालिदैन का एक वकील भी है, जिसको हम मुतनाज़े वकील कहते हैं, वो वकील इख्तियार रखता है कि वो इस लड़की पे कोई कार्रवाई करवाए, या फिर उसके वालिदैन इख्तियार रखते हैं कि वो इस पर कोई कार्रवाई करवाए। ना आपका बच्ची के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना ही आप बच्ची से मिल चुके हैं, ना ही आपकी कोई मुलाकात हुई है बच्ची से, तो आपको किसने इख्तियार दिया कि आप ज़ुनैरा माहम पर इल्ज़ामात लगाएं और कहें कि आपने इस केस को कवर नहीं करना? ये वो शख्स है, जब बाहर निकला है तो हमारे साथ मुलाकात करने की कोशिश की, तो मैंने बहुत माजरत के साथ मैंने उस शख्स को मुंह नहीं लगाया, हैंडशेक ज़रूर किया था, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिलता नहीं हूं बिल्कुल भी। मेरे जो साथी थे एडी मलिक साहब, उनसे मुलाकात की उन्होंने, और जब हैंडशेक कर रहे थे तो उस शख्स के हाथ कांप रहे थे, और इसी तरह से हाथ तब भी कांप रहे थे जब इसके सामने इंस्पेक्टर बैठा हुआ था और ज़ुनैरा महम भी ऑफिस में बैठी हुई थी। इससे साबित होता है कि ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ इख्तलाफात बढ़ाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर बैठा, और इस शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाया और फ़िरक़ा वारियत को फैलाने की कोशिश की और लोगों को गालम गलौज करने पर उकसाया और कहा कि आप फेक कॉल्स करें और फेक कॉल्स करके इल्ज़ामात लगाएं। बहुत सी ऐसी कॉल्स की गई स्टूडियो में बिठा कर कि उसका अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते कि अगर मैं इस घर में मौजूद हूँ, अगर कुछ भी मुझे नज़र आता तो मैं आपको तफसीलन बताता और व्लॉग करता कि मैं जब ज़ुनैरा महम के घर पहुँचा तो मैंने ये सब कुछ देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़ुनैरा महम के घर सिर्फ एक काम वाली थी और इनके खामद ऑफिस जा चुके हैं। साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो डॉक्यूमेंट्स भी फेक थे, और एक और एप्लीकेशन दी गई है इकरारुल हसन साहब के ख़िलाफ़। वो एप्लीकेशन क्या है ज़ुनैरा से जानने की कोशिश करेंगे। ज़ुनैरा, वो एप्लीकेशन जो आपने इकरारुल हसन साहब के ख़िलाफ़ दी है, साहब कहना भी अब नहीं बनता क्योंकि वो इतने मुतनाज़े बन चुके हैं, इतनी फ़ेक खबरें फैलाना शुरू हो चुके हैं कि अब उन पर भी किसी को यकीन नहीं रहा। वो आपने जो एप्लीकेशन दी है वो क्या थी? देखिए, मैं उनको पहले भी नोटिस भिजवा चुकी हूँ कि वो 7 डेज़ के अंदर माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। जैसे कि आपको पता है कि अगस्त में वैसे भी कोर्ट्स बंद होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास तमाम सबूत हैं, उनकी चैट है, उनकी कॉल्स है, जिसके कुछ हिस्से मैं सुनवा चुकी हूँ ऑडियंस को। हुआ ये था कि सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल करके ये रिक्वेस्ट किया था कि ज़हीर और परी का इंटरव्यू करवा दो और मीडिएशन करवा दो। जब मैंने परी से रब्ता किया तो परी ने साफ कहा कि मुझे इस शख्स के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ये एक ब्लैकमेलर है। हालांकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। मैंने इनको 7 जुलाई की सुबह को मैसेज किया कि परी आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन साथ ही मैंने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी गलत फहमी दूर करूँगी उन दोनों की, और आपको इंटरव्यू वो दे देगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ पर रिटन मैसेज किया कि पहले तो ये ज़हीर फंसा नहीं था, लेकिन अब मैं इसको फंसाऊँगा। 7 तारीख को उन्होंने ये धमकी दी। 11 तारीख को उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने लोगों से ये कहा कि वो एक गैंग है और उसने इस लड़की को अगवा किया, जिस्म फरोशी के अड्डे पे उसको बेचा जाना था। मैंने इनको मैसेज किया, वो भी रिटन है और सबूत का हिस्सा है, जिसमें मैंने इनको कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आप इस तरह की हरकतों पे उतर आए। इन्होंने फिर भी ये बाज नहीं आए। इन्होंने अगले दिन फिर एक व्लॉग बनाया। उस व्लॉग में इन्होंने 4 से 5 जाली फ़ोटोशॉप्ड फ़ेक रसीदें दिखाई। उस रसीद के फ़ेक होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पैसे भेजते रहते हैं, रसीद तो ऐसी होती ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको मेरे पूरे नाम का पता नहीं था कि मेरा आईडी कार्ड पे क्या नाम लिखा है, जिसकी वजह से उन्होंने जो ऊपर रसीद के ऊपर जो नाम लिखा वो लिखा ज़ुनैरा पिक्ड अप द मनी। यानी कि आपको पता है कि जब हम पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो पहले हमारा आईडी कार्ड देखा जाता है और वही नाम अगर सेम टू सेम वहाँ पर ना हो तो हमें पैसे नहीं मिलते। तीसरी बात यह है उनके झूठे होने की कि उन्होंने उसका MTCN नंबर छुपा दिया। अगर MTCN नंबर को वो जाहिर करते तो कोई आम शहरी भी जाकर उस वेस्टर्न यूनियन से पता कर सकता था कि ये अमाउंट किसने निकलवाई। क्योंकि उन्होंने ये फ़ेक बनाया था इसलिए उन्होंने उसको छुपाया। चौथी बात उसके फ़ेक होने की ये थी कि जब हम जाते हैं वेस्टर्न यूनियन में पैसे निकलवाने के लिए, जिस वक्त हम पैसे निकाल के उसको गिन रहे होते हैं तो वो एक छोटा सा जो कैमरा होता है वो हमारे फेस के आगे कर देते हैं, हमारा पूरा प्रॉपर वीडियो बनता है। अगर जैसे कि इकरार की इतनी बड़ी टीम है, कैसे पॉसिबल है कि मैंने पैसे निकलवाए होते और मेरा वीडियो सामने ना आता? वो उस वेस्टर्न यूनियन से जाकर मेरी CCTV फुटेज भी निकाल सकते थे। वो वहाँ जाकर ये भी कह सकते थे कि इस लड़की ने जो है ना वो लाखों करोड़ों जो भी इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ंड्स खाए हैं तो हमें उसका वीडियो दें, वीडियो वो ले सकते थे। यानी कि उन्होंने टोटल फ़ेक और झूठी रसीदें दिखाई। अब ये मेरा कानूनी हक़ है कि मैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करूँ और
अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो जो है वो मंगवा लेंगे उनसे, कानून तो अपना तरीका इख्तियार करता है। ज़ुनैरा, इस केस को आपने मुकम्मल कवर किया और बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत वजाहत करके इस केस को ऑडियंस तक पहुंचाया, तो आप क्या समझती हैं कि आखिर में इसका फ़ैसला क्या होगा? वही जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि लड़की की स्टेटमेंट, अगर लड़की कहती है मुझे अपने वालिद के साथ जाना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर लड़की कहती है मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, जो कि 9 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी वो दे चुकी है, लोअर कोर्ट से लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक अपने बयानात अभी तक जमा करा चुकी है, रिकॉर्ड करा चुकी है, 161 के बयानात हो चुके हैं, 164 के बयानात हो चुके हैं, वो यही बार बार कह रही है। इवन कि अभी भी आप देखें कि ये लास्ट सुनवाई हुई है उस पर जज साहब ने क्या कहा था कि लड़की की स्टेटमेंट बदली है कि नहीं बदली, तो क्या कहा गया था कि लड़की की स्टेटमेंट अभी भी वही है। तो लड़की ने जो फैसला करना है, क्योंकि वो माइनर नहीं है, जिन लोगों को लग रहा है कि अभी भी वो माइनर है, वो अपनी आंखें खोलें और कोर्ट का वो फैसला सामने ला के रखें जिसमें कहा गया कि वो माइनर है। काफ़ी अरसे से दारुल उमान में है, वो लड़की का पता नहीं है कि किस हालत में है, क्या किया जा रहा है। यहाँ पे थी तो रोज़ आपके लाइव सेशन में भी आती थी बाज़ दफ़ा, और फिर इंटरव्यूज़ भी होते थे, सभी लोगों को मालूम पड़ गया था कि किस हालत में। अब तो ये भी नहीं मालूम पड़ रहा कि वो किस हालत में है, क्या खिलाया जाता है, क्या किया जाता है उसके साथ, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? अगर बयान चेंज हो गया तो फिर तो आपको लोग झूठा कहें। ये बात हकीकत है या उसके ऊपर दबाव ज़रूर होगा, और उसे क्या खिलाया जाता है, क्या किया जाता है, उसके लिए उनके जो कोकाफ के जिनके जो लॉयर हैं उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके साथ जो कुछ भी होगा उसको वो इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस लड़की पे, लेकिन जितना मैं उसको जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करेगी। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा आपका। और आज शायद आप लोगों को समझ आ गया हो, क्योंकि आज का इंटरव्यू सिर्फ़ और सिर्फ इस पे था कि मैं जान सकूं कि क्या ज़ुनैरा गलत कारी की तरफ लेकर जाना चाहती थी इस केस को, और क्या ज़ुनैरा गलत काम कर रही थी इस केस के हवाले से। तो आज आप लोगों को वाज़ेह हो गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात थे। इन इल्ज़ामात से बाहर निकलें और हकीकत की तरफ आएँ, क्योंकि अब केस ज़हीर के हक़ में 99% जा चुके हैं। जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे थे अब उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, और आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि वो लोग किस तरह से आपको तकरीबन 3 से 4 माह गुमराह करते रहे हैं और आपको बताते रहे हैं कि हम सही हैं, ये झूठे हैं, ये गैंग है, गैंग। वो सब कुछ आपके सामने आ चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और राह रास्त पर हम लेकर आए हैं। हमारा शुक्रिया अदा कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।